मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जब हम ग्वालियर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है जो पहाड़ियों के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, एक अच्छी सी सड़क है और उस शहर का नाम है राघवगढ़। राघवगढ़ जहां पर दिग्विजय सिंह का प्रभाव माना जाता है, उनके प्रभाव वाला इलाका। और उसी वो राघवगढ़ गुना जिले में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी सांसद रहा करते थे। तो असली जो बैटल है, लड़ाई है, दिग्विजय सिंह वर्सेज ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया परिवार की, राजा वर्सेज महाराजा, यहाँ के लोग कहते हैं किला वर्सेज महल। और हम राघवगढ़ के किले में खड़े हैं और हमारे साथ इस किले के ताबेदार जयवर्धन सिंह जी हैं। क्या लड़ाई है आपकी? कोई लड़ाई नहीं है सर। हम तो जो भी हम काम करते हैं, हमारा एक ही सोच रहता है, वो काम भले के लिए हो। मैंने इसीलिए लगभग 10 साल पहले पहली बार चुनाव लड़ा था, इस सोच के साथ, इस विचार के साथ कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो एक मुझे मौका मिलेगा जिसके माध्यम से मैं जनता की सेवा कर पाऊं, और वही उद्देश्य है इस फील्ड में आने का। 2 बार के विधायक रह चुके हैं आप। जी। राघवगढ़ से आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमको बताया कि भैया यहाँ तो वो प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे दूसरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। यहाँ उन्होंने दे दिया है कि उनकी जो रानी साहिबा हैं वो प्रचार कर रही हैं। सर ठीक बात है क्या ये? मैं भी घूम रहा हूँ। मैं तो लगातार, असल में हमारे हमेशा एक सोच रही है कि अगर हम विधायक हैं तो पूरे 5 साल ही घूमना चाहिए। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि निर्वाचित होने के बाद ही 5 साल हम लगातार घूमते रहते हैं। ये बात ज़रूरी है कि इसमें कोई जो अपने आसपास के पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, विशेष जोर है। वहाँ भी थोड़ा बहुत हम वहाँ भी संपर्क में रहते हैं लोगों के साथ में, वहाँ भी दौरा करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस बार माहौल भी ऐसा है कि लोग चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो पूरे मध्य प्रदेश में। क्या लगता है हो जाएगा? बड़े स्तर पे होगा साहब, क्योंकि आखिर एक जो घटनाक्रम हुआ था 3.5 साल पहले, कहीं ना कहीं जनता के मत का अपमान किया गया था, सौदा हुआ, जनता के वोट को बेचा, पद को बेचकर सत्ता परिवर्तन हुआ। जो आम मतदाता मध्य प्रदेश का है वो कभी स्वीकारेगा नहीं। जनता चाहती है कि एक ऐसी सरकार रहे जो लगातार 5 साल रहे, सौदेबाजी ना हो। और इसलिए जनता इस बार संदेश देना चाहती है कि जो लोग सोचते हैं, जिन लोगों में इस बात का अहंकार और घमंड है कि वो पैसों के आधार पर सरकार बना सकते हैं, उनको अच्छा सबक सिखाना है इस बार। आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप सौदेबाजी और इन सब की बात कर रहे हैं, आप टू द पॉइंट ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं। आप वो आपके स्कूल सीनियर हैं, दून स्कूल से आप दोनों पढ़े हुए हैं। और आपके यहाँ पे भी क्षेत्र में बमौरी आपका जो विधानसभा आता है, और गुना, वहाँ पे वो संसदीय क्षेत्र तो गुना ही हो गया, तो जीत के भी आते थे। तो आपने कभी उनसे बातचीत नहीं हुई जब वो चीज घटनाक्रम हो रहा था? कभी बात हुई? हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि वो इतने बड़े परिवार से आते हैं, इतने बड़े पदों पे रहे हैं, और ऐसा काम वो करे हमें उम्मीद नहीं थी। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, उनको केंद्र मंत्री बनाया, उनको उनके ही कहने पर अनेकों मंत्री बनाए अपने कमलनाथ जी के सरकार में। जिस कमलनाथ जी की सरकार ने उनके सब काम कराए कैबिनेट के माध्यम से, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। और हम सबको अफसोस है इस बात का कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हुई है। और आखिर जिस पार्टी से वो हारे लोकसभा चुनाव में, उसके साथ ही मिल गए, तो उससे क्या संदेश जाता है? बातचीत होती है आपकी? अभी तो कम होती है, अभी तो मौका ही नहीं मिल पाया है पिछले 3 पहले साल। होती थी? हाँ, बहुत होती थी। तो आपने कभी बोला नहीं कि भैया आप क्यों जा रहे हो, ये हमारी सरकार है? अब क्या है, वो बड़े नेता है, इतना तो हम कहाँ किसी नहीं, को कह लेकिन पाते हैं। जैसे उनकी मैं भी एक सभा में सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप तो कमलनाथ कैबिनेट के हिस्सा थे, आप मंत्री थे। वो कहते थे जब मैं काम लेकर जाता था ग्वालियर चंबाग की जनता का, तो कहते थे चलो चलो चलो। तो अब जनता उनको कह रही है चलो चलो चलो। ये सिर्फ ये पूर्ण रूप से ये असत्य है। मैं तो स्वयं गवाह हूँ। हर कैबिनेट में अलग अलग प्रस्ताव हम सबने पारित किए हैं कमलनाथ जी के माध्यम से। कैबिनेट के अंदर ग्वालियर के अनेकों विकास कार्य वहाँ पे हुए हैं। पूरा हमने अपने स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का उस पर मैं तैयारी की थी, स्मार्ट सिटी के माध्यम से। मैं खुद नगर विकास मंत्री था। उनके अनेकों जो काम थे,
उनके ट्रस्ट के, वो सब कैबिनेट के द्वारा हुए उस समय। तो ऐसे हमने कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया हमारी। कहाँ बात बिगड़ी? अब ये तो जैसा मैंने कहा, शायद जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम थोड़ा विपरीत आ गया था, शायद वो सहन नहीं कर पाए। खैर ये तो बात पुरानी हो गई। लेकिन इस क्षेत्र में जो लोग बताते हैं कि लड़ाई जो है महल वर्सेस किले की है। क्या है ये लड़ाई? और हम उस किले में ही खड़े हैं अभी तो फिलहाल। कितना पुराना किला है ये? लगभग 350 साल पुराना है। और लड़ाई कितनी पुरानी है? लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई क्यों होनी चाहिए किसी से भी? राजनीतिक लड़ाई। वो भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। क्या है कि राजनीति में कभी लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं होती, वो एक सोच की होती है, विचारधारा की होती है। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है। हमारा अगर कोई विरोध है तो इस बात का विरोध है कि भाजपा सरकार में आज जो घमंड और अहंकार आ गया है उसको खत्म करना है। हमारा अगर विरोध भाजपा सरकार से है तो इसलिए है कि आज स्थिति ये बन गई मध्य प्रदेश में कि चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा हो, हर जगह 15-15, 20-20 लाख रुपए लेकर सरकारी भर्तियां की गई है। अगर हमारा विरोध भाजपा सरकार के साथ है तो इस बात का विरोध है कि जो शुरुआत कर्ज माफी की कमलनाथ जी ने की थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो ये ऐसा, अगर आज हमारा विरोध भाजपा के साथ है तो इस बात का विरोध है कि जब कांग्रेस सरकार के समय पेट्रोल के दाम 55-60 रुपए होते थे, डीजल के दाम 50 के आसपास होते थे, उस समय भाजपा के लोग कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इनके राज्य में ऐसी महंगाई हो गई कि ये सब दाम दोगुना हो गए हैं। तो हमारा विरोध अगर भाजपा के साथ है तो इस बात का विरोध है कि ये लोग कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है, किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार बड़े स्तर पे व्यापक परिवर्तन हो, जिसके माध्यम से कांग्रेस को जो हमारी सोच, हमारी नीतियां हैं, उनको क्रियान्वित करने का मौका मिले। अच्छा, ये आप अपने विरोधियों की रैली फुटेज वीडियो देखते हैं ताकि अपनी स्ट्रेटेजी बना सके? देखते हैं? मैं कम देख पाता हूँ। मैं मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अपने दो बेटों को सेट करने के लिए, दो बेटों का इशारा उन्होंने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की ओर करते हुए कहा कि दो बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने की तैयारी, ऐसा उनका कहना था। देश के प्रधानमंत्री की नज़र हमारे ऊपर भी है, ऐसे छोटे लोगों के ऊपर भी है, तो ये तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर ये भी बात स्पष्ट करें कि अमित शाह जी के बेटे को कौन सेट कर रहा है आजकल। आखिर हम लोग तो मैदान में रहते हैं, हम तो चुनाव लड़ते हैं, जनता हमको जितवाती है। हम कोई बैकडोर एंट्री थोड़ी करते हैं पॉलिटिक्स में। हम तो सीधा मैदान में आके जनता के बीच रहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जनता के आशीर्वाद से सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, तो भाजपा को खुजली क्यों हो रही है? और जबकि अमित शाह जी के बेटे तो कैसे बने सेक्रेटरी बीसीसीआई के? क्या उन्होंने कोई क्रिकेट खेला है? क्या उनके ऊपर कोई ऐसे कोई बड़ा उन्होंने योगदान दिया क्रिकेट के लिए कि वो इस पद के लिए लायक हो? क्यों बने हैं वो इतने सबसे पावरफुल स्पोर्टिंग बॉडी के सेक्रेटरी? क्योंकि अमित शाह जी के बेटे हैं। उस पर भी मोदी जी को दो शब्द कह दे। मतलब परिवारवाद की लड़ाई, जब परिवारवाद के आरोप लगते हैं तो आपके पास ये काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं। क्योंकि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ एक व्यक्ति हमको जितवाता है चुनाव? नहीं। 2 लाख मतदाता निर्वाचन केंद्र पर जाकर मतदान अपना डालते हैं और उस मत के माध्यम से हमको एक विधायक का पद मिलता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी राजनीतिक परिवार का हो या गैर राजनीतिक परिवार का हो, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता के बीच 5 साल रहकर मेहनत कर रहा है, तो फिर क्या आपत्ति है भाजपा को? उनके ही दल में अनेक लोग हैं। क्या सिंधिया जी नहीं है राजनीतिक परिवार से जिनको उन्होंने इतने बड़े पद दिए हैं? क्या जितिन प्रसाद जी नहीं है राजनीतिक परिवार के जिनको उन्होंने मंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में? उनके ही सरकार में अनेकों ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, जो आजकल बड़े बड़े मंत्री के पद पे हैं। क्या विश्वास सारंग जी एक नेता के बेटे नहीं हैं क्या? पूर्व जो अपने स्वर्गीय कैलाश सारंग जी के बेटे नहीं हैं क्या? क्या सुरेंद्र पटवा जी, जो पटवा परिवार जो एक
तरह से एक स्तंभ रहा है भाजपा का मध्य प्रदेश में, उनके परिवार से हुए हैं। तो ऐसे सटेजा परिवार भी है, ऐसे अनेक भाजपा के परिवार के लोग हैं जो आज भी उनके बेटे, उनके भतीजे मंत्री के पद पे हैं, अनेक और पद पे हैं, लेकिन चिंता इनको हमारी होती है। खैर, चुनाव पे आते हैं वापस से। जो यहाँ का लोकल चुनाव है उस पे आसपास जो है कहते हैं कि अब जयवर्धन का प्रभाव दिखने लगा है। मैं जब पोस्टर देख रहा था गुना विधानसभा में, तो जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने पोस्टर में आपकी फोटो भी साइड में बड़ी लगा रखी। तो कह रहे हैं कि अब की बार टिकट बंटवारे में जयवर्धन, दिग्विजय सिंह के साथ साथ एक जयवर्धन सिंह का भी कोटा चला है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ना तो कोई कमेटी में था। ये जो हमारी जो मेन कमेटीज होती हैं, स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो रहती हैं, मैं उन दोनों में मेंबर भी नहीं था। लेकिन ज़रूर मेरी, अगर मुझसे कहीं पूछा गया था तो मैंने कमलनाथ जी को मेरी राय बताई थी। और कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो सबकी राय लेते हैं। हाँ, चाहे बातचीत होती है आपकी? लगातार बात होती है। वो एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे देश के नेता हैं जो जुड़े हुए हैं ज़मीन से। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो अन्य विधायक हमारे हैं, अन्य पूर्व मंत्री हैं, सबकी वो बात सुनते भी हैं, सबसे बात करते भी हैं। और हमारा तो सौभाग्य है कि ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने काम किया है इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिल रहा है। तो वो कद्दावर नेता आपके कपड़े फाड़ने की बात क्यों कर रहे थे? क्या था वो किस्सा, क्या है, क्या बात थी? वो तो एक व्यंग है। और किस मामले से शुरू हुआ था? उसमें वीरेंद्र रघुवंशी जी जो विधायक रहे हैं, एक बार कांग्रेस से, एक बार इस बार भाजपा से थे। वो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, बिल्कुल मतलब चुनाव के पहले, मतलब चुनाव घोषित होने से पहले, तो उस समय शायद उनको कहा गया था कि आपको एडजस्ट किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। लेकिन फिर शायद जैसे ही खबर मिली कि यशोधरा जी नहीं लड़ रही हैं चुनाव शिवपुरी से, तो चर्चा हुई कि शायद सिंधिया जी स्वयं लड़ेंगे शिवपुरी से। तो फिर शायद हाईकमांड ने ये तय किया। मैं सब शायद कह रहा हूँ कि मैं तो था नहीं उन सब मीटिंग्स में। वो तो हमारे जो खबर तो आपको पूरी है। नहीं, खबर मैं तो बस जो जानकारी मुझे मिलती है मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें तो मैं नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, तो फिर शायद जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनने तय किया कि नहीं, क्योंकि सिंधिया जी शायद यहाँ से आ सकते हैं शिवपुरी से, तो केपी सिंह जी जो 6 बार के लगातार विधायक रहे हैं पिछोर से, जो नेबरिंग विधानसभा है शिवपुरी से, मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको वहां से खड़ा होना चाहिए सिंधिया जी के खिलाफ। तो फिर उनका नाम आ गया सूची में, जबकि उम्मीद थी कि वीरेंद्र सिंह जी को टिकट मिलना, जो कि वो पार्टी छोड़ के आए हैं, कद्दावर नेता है शिवपुरी जिले के। तो उससे बहुत आक्रोश भी हुआ, हमें भी बहुत अफसोस था, क्योंकि हमको भी जानकारी थी कि वीरेंद्र सिंह जी को ही टिकट वहां से मिलेगा। लेकिन फिर जब नहीं मिला तो फिर स्वाभाविक है लोगों में आक्रोश भी था। तो क्योंकि वो हमारा ही नेबरिंग क्षेत्र पड़ता है, तो इसलिए जो भी कुछ कहा हो कमलनाथ जी ने उस समय। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी भी हो, और चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और कमलनाथ जी के लिए मेरे कपड़े हजारों बार फट जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी थोड़ा सा एक दो सवाल और ले लेते हैं। जो आपकी पत्नी है जी, वो आजकल काफी सक्रिय हैं आपके प्रचार में, पहले कभी नहीं देखा लोगों ने, ऐसा है? और आपके बेटे भी जाते हैं। श्री जाम्या जी, आजकल मैं देखता हूं कि दशहरे में जाना, पंडाल में जाना, और बेटा भी आपका साथ में जाता है। तो क्या कहानी है इसके पीछे? क्या आपने कह दिया कि ऐसा है कि आप ये मेरा विधानसभा देखो, मैं बाकी विधानसभा देखूंगा? असल में क्या है कि अधिकतर जब चुनाव सामने आ जाते हैं तो पूरा परिवार लगभग सब लोग घूमते हैं। प्रथा रही है, सभी पूरे देश में रही है। अब क्या, हमारे परिवार में वैसे ही हमारे फादर व्यस्त रहते हैं, तो उनको तो घूमना ही पड़ता है सभी जगह। अभी कहाँ है दिग्विजय जी? काका भी आज वो पीतमपुर में है, धार में है। काका बोलते हैं आप उसे? दाता। दाता? जी जी। पापा को अपने आप दाता बोलते हैं? हमारे यहाँ पे दाता कहलाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? वो तो पीढ़ियों से है। अच्छा, पीढ़ियों से। जी। आपका बेटा भी आपको दाता कहता है? दाता। अच्छा जी। और वो जो उनके ग्रैंडफादर है मेरे पिता को, वो कहते हैं खम्मा दाता। खम्बा दाता? खम्मा दाता। अच्छा। ये मतलब एक पुराने वो रहा है हमेशा हमारे परिवारों में। तो वो तो आज धार पीतमपुर में है। लेकिन जो मैं क्या आपको अर्ज कर रहा था कि क्योंकि उनको तो सब जगह घूमना पड़ता है, कौन घूमे हमारे परिवार से? मैं तो घूम ही रहा हूँ, लेकिन
उसमें फिर थोड़ा बहुत हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी वाइफ से कि वो भी थोड़ा बहुत घूम ले महिलाओं के बीच में, थोड़ा बहुत रावगढ़ के आसपास जो हमारे जो अ, संबंध है पीढ़ियों की, उन गांव में जरूर घूम सबसे मिल लें एक बार, क्योंकि आखिर हमारा संबंध इस क्षेत्र के हर एक गांव के साथ आज का नहीं है, पीढ़ियों का है, 15 पीढ़ियों का है। हम लोग लगभग 350 साल पहले राजस्थान के गागरोन और गुगेर से यहाँ पर आए थे, राघोगढ़ आए थे, फिर किला बना था यहाँ पे। तो 350 साल से हमारे संबंध एक एक गांव के साथ है, और आज भी वही संबंध आज भी हैं जो थे 300 साल पहले। पारिवारिक संबंध है हर घर के साथ, हर परिवार आप लोगों को नाम से जानते हैं? नाम से, हर गांव में लोगों को नाम से जानते हैं। श्री जामिया अब वो धीरे धीरे सबको सबसे मिल रही हैं, सबसे मिलती रहती हैं। वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो बिहार की हैं, डुमरिया स्टेट है नेपाल बॉर्डर पे, वो वहाँ की रहने वाली हैं, उनकी मदर बस्ती की हैं। तो हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी 2015 में। पहली बार मुलाकात भी सगाई के दिन ही हुई थी। अच्छा, इससे पहले कभी मुलाकात, कभी देखा नहीं था? कभी कभी बात भी नहीं की थी। हाँ। सगाई के दिन ही पहली मुलाकात हुई थी। और इस बार अच्छा संयोग ये भी है कि उनका जन्मदिन भी वोटिंग के दिन ही है। अरे वाह। तो 17 नवंबर को ही उनका जन्मदिन है। तो हमने कहा कि उनको कि आप भी थोड़ा जरूर एक छोटा सा तोहफा मांग लेना जनता से 17 तारीख बर्थडे का। जी। दिलचस्प है। और आपके क्षेत्र में तो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन एक चीज जो लोग कह रहे हैं कि पहले जो है गुट हुआ करती थी, गुटबाजी हुआ करती थी। अभी मुझे एक बीजेपी के कार्यकर्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा यहाँ भाजपा 3 भाजपा है, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। कांग्रेस कितनी है? कांग्रेस तो पूरी कमलनाथ जी के साथ है। और ये जो आप जिस लाइन का उपयोग किया है, शिवराज, महाराज और नाराज, बड़ा दिलचस्प तुकबंदी की, तो मुझे याद हो गया। और वाकई में मतलब जो स्थितियां भी है भाजपा की ग्राउंड पे वो यही है। नहीं तो क्या पहले से कांग्रेस में था? पहले इसलिए था क्योंकि जो सिंधिया जी के जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो किसी पार्टी को मानते नहीं हैं, वो व्यक्ति विशेष को मानते हैं। तो उनको ना मतलब कांग्रेस से है, उनको ना मतलब भाजपा से है। और जब कोई भी संगठन में एक हिस्सा ऐसा रहेगा जो सिर्फ व्यक्ति विशेष की पूजा करेगा या उनके पीछे ही रहेगा, तो फिर जो संगठन में जो अनुशासन है वो कैसे चल पाएगा। यही दिक्कत पहले कांग्रेस में थी और ये दिक्कत आज बीजेपी में आ रही है। आज क्या कांग्रेस में 2 धड़े नहीं है? दिग्विजय सिंह का धड़ा और कमलनाथ का धड़ा? बिल्कुल नहीं। जब दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं कह दिया पोस्टर में भी दिखता है कि कमलनाथ जी की बड़ी फोटो है, दिग्विजय जी की छोटी फोटो लगी है। तो क्या हुआ, हम तो इसलिए तो हम तो सहमत है उससे। आखिर चेहरे कमलनाथ जी हैं। दिग्विजय सिंह जी 10 साल रह चुके हैं मुख्यमंत्री, वो खुद खड़े हैं कमलनाथ जी के पीछे। तो इसलिए हम तो स्पष्ट कहते हैं कि इसमें तो पूरा चुनाव के हमारे चेहरे कमलनाथ जी हैं। और चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, भूरिया जी हो, राहुल अजय सिंह जी हो, सब जो नेता है वो सब उनके पीछे है, कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं, सब पीछे साथ में खड़े हैं, संग खड़े हैं, लेकिन चेहरे कमलनाथ जी हैं। एक कुछ भोपाल के जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इस तरह से भी कहते हैं कि एक अनकहा सा समझौता हुआ है कि इस बार कमलनाथ जी आप बन जाइए और अगली बार जब चुनाव होगा तो मेरे बेटे को मौका मिलना चाहिए। ये तो क्या है कि लोग जो ड्राइंग रूम में बैठते हैं उनको लगता है कुछ भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। कतई नहीं। अब देखो हम लोग अभी क्या शुरुआत की है हमने, तो अभी दोबा का ही विधायक हूँ। और मैं आपको बिल्कुल सच कहना चाहता हूँ, मेरी जो इच्छा थी राजनीति में आने की, उसमें एक ही सोच थी कि जब 2003 के बाद मेरे पिता वापस उस समय दिल्ली आ गए थे एज जनरल सेक्रेटरी, उस समय यहाँ पर काफ़ी वो गैप रावगढ़ में आ गया था। और लोग मुझसे उसमें पूछते थे कि साहब आप क्यों नहीं आते यहाँ पे। मैं उस समय नौकरी कर रहा था बॉम्बे में। तो जब मैं आता था वापस छुट्टियों में, तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप भी रावगढ़ के हो, आप यहाँ क्यों नहीं आते वापस, आपको भी यहाँ हमारे साथ काम करना चाहिए है। तो वही मेरा कारण था राजनीति में आने का कि भाई मुझे यहाँ पर काम करना है, रावगढ़ में काम करना है। उसके आगे जो मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन मैंने कभी भी रावगढ़ के आगे के बारे में नहीं सोचा है। अब मेन मेरा उद्देश्य है रावगढ़ की सेवा करना। हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है आरोन का, रावगढ़ का, आसपास का, वहाँ जनता के बीच उनकी सेवा करना। लेकिन उसके बाद जो कुछ मिलेगा राजनीति में वो तो फिर सब भगवान तय करते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप लोग के घर में पूजा पाठ काफी होती है क्या? मैं देख रहा था मंदिर भी है। जी जी, यहाँ लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, उस सती माता जी का है, राघव जी। तो
तो उन्हीं के मंदिर के नाम पे शहर का नाम है। मंदिर आपको दिख रहा होगा वहां से, जो आपको वो ये ऊपर में। ऊपर ऊपर दिख रहे हैं आपको, वो जो सफेद जो डोम है, हाँ। वहीं से आपको राघव जी का मंदिर का एक वो दिख जाएगा। ये अब दिख रहा होगा राघव जी का मंदिर, ये जो सफेद, हाँ, पेड़ों के पीछे जो है, वो राघव जी का मंदिर है। राम भगवान का मंदिर है हाँ, वो। भगवान राम के बाल रूप जो है, जगदीश स्वामी जी का मंदिर भी है। मेरी माँ इसी किले में। किले में, बिल्कुल राघव जी के बगल में ही। कितना बड़ा किला है ये? काफी बड़ा है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। कितने कमरे, जिसे कहते हैं राजा महाराजा तो अपने सब घरों में पहुंच नहीं पाते हैं, हैं? हमने कभी गिने नहीं, लेकिन आधा किला मंदिर है। आधे किले के हिस्से में मंदिर ही मंदिर है। फिर थोड़े एक हिस्से में हम रहते हैं, एक हिस्से में हमारे काका रहते हैं, और बाकी और भी यहाँ पे लोग बहुत रहते हैं जो हमारे साथ आए थे उस समय। काका से याद है, उनका चुनाव कैसा चल रहा है? वो भी चाचौड़ा आपकी बगल की विधानसभा से लड़ रहे हैं। वो भी बहुत अनुभवी नेता हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, अनेकों बड़े पदों पे रहे हैं, और वो भी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। वो लगातार जमीन पर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। और इस बार भी हमें जो फीडबैक मिल रहा है, पिछली बार की तुलना में और बड़ी उनकी जीत इस बार होगी। अच्छा, आखिरी दो सवाल। लोग कह रहे हैं कि बड़ी ये ग्वालियर चंबल की राजनीति जो है बड़ी उथल पुथल वाली है। यहाँ जो है एक टर्मोइल है। जो पहले भाजपा थी वो कांग्रेस हो गई, जो कांग्रेस थी वो भाजपा हो गई। सिंधिया ने कांग्रेस के लोगों को तोड़ा तो जयवर्धन ने बहुत सारे बीजेपी के लोगों को भी कांग्रेस में ले आए वो। और इस बीच अभी जो एक कहानी बताई जा रही है कि जो आपके खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पहले कभी आपके करीबी हुआ करते थे और आपके खिलाफ जाके लड़ रहे हैं। क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स, क्या है यहाँ की? देखिए, वो तो ये बात सही है कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं मेरे खिलाफ, वो पहले कांग्रेस में थे, हमारे साथी थे। उनके पिता यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन शायद उनका जुड़ाव था सिंधिया जी के साथ थोड़ा बहुत पहले से। और जब सिंधिया जी गए तो उसके बाद वो भी फिर चले गए सिंधिया जी के साथ में। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी खुद की सोच होती है, उनको कब क्या करना है, किसके साथ आगे काम करना है, वो स्वयं तय करें। और इनने तय कर लिया है कि उनको रहना है सिंधिया जी और भाजपा के साथ, तो रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी सोच कभी ये नहीं है कि भाई हमारे खिलाफ कौन खड़ा है, उसकी वो क्या करने वाला है, हम उस पर कभी नहीं देखते। हम तो जनता पे ध्यान देते हैं। आखिर हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का मत चाहिए है, और जनता के आशीर्वाद के लिए हम लगातार जनता के बीच जाएंगे। जो हमने काम किए हैं उनका तो उल्लेख करेंगे, लेकिन उसके साथ रावगढ़ में और क्या विशेष काम हमको करवाने हैं उसका भी उल्लेख करेंगे। आप सिर्फ राघवगढ़ के लिए काम करेंगे या आसपास पूरे क्षेत्र के लिए भी करेंगे? अब जहाँ जहाँ डिमांड आती है, जहाँ जहाँ लोग मुझे कहते हैं कि साहब को यहाँ भी आना है, वहाँ भी। एक बात बहुत ईमानदारी से बताइएगा, सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2020 के बाद जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद कांग्रेस को ही लाभ मिला है इस डिवीजन में। आप स्वयं कल्पना कीजिए, ग्वालियर चंबल संभाग जहाँ 34 सीटें हैं, यहाँ 2 नगर निगम हैं, बड़े शहर हैं, ग्वालियर और मुरैना। इन दोनों शहरों में अब तक सिर्फ भाजपा के ही महापौर थे। जैसे ही घटनाक्रम हुआ 2020 में और सिंधिया जी चले गए भाजपा में, उसके बाद जो चुनाव हुए नगरीय निकायों के, आज दोनों महापौर कांग्रेस के हैं। ग्वालियर में सतीश सिकरवार जी एक वहाँ के दिग्गज नेता हैं, उनकी पत्नी है शोभा सिकरवार जी, वो वहाँ महापौर बनी है कांग्रेस की टिकट से। और मुरैना में भी शारदा सोलंकी जी वहाँ महापौर बनी है कांग्रेस की टिकट से। तो उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है 3 साल पहले, उसके बाद कांग्रेस आज और मजबूत हो गई है। और जो दिल्ली से बड़े बड़े नेता भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, उसका क्या प्रभाव दिख रहा है आपको? वो निर्णय इसी का प्रतीक है कि आज भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व है वो भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसलिए नौबत ये आई कि उनको भेजने पड़े अनेकों केंद्र मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए। तो इससे कांग्रेस डिरेल हुई? बिल्कुल नहीं, उल्टा और भाजपा में ही अब ये संदेह हो गया कि हो क्या रहा है ये। क्योंकि अधिकतर तो हमने जो बयान सुने हैं वो खुद ही इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने की आदत, तो क्योंकि हमको फंसाया गया है, हम तो उनके अनेकों ऐसे बयान आए हैं जिससे वो असंतुष्ट हैं इस निर्णय से। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक तरफ कांग्रेस है जो स्पष्ट कह रही है हमारे चेहरे कमलनाथ जी है, लेकिन भाजपा से जब आप पूछते हो तो वो कहते हमारा कोई चेहरा ही नहीं है। और अगर जबकि उनका तो मुख्यमंत्री उन्हीं का है, वर्तमान सिटिंग सीएम उनके हैं, लेकिन फिर भी नाम घोषित करने से वो डर रहे हैं। और जब भाजपा ही भरोसा नहीं करेगी शिवराज सिंह चौहान जी पर,
तो जनता कैसे भरोसा कर सकती तो कोई नंबर प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? जैसे कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी ने एक नंबर प्रिडिक्ट किया और बाद में एक बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा था इतनी सीट, तो इतनी सीट आ गई। है? 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, आप देख लेना 150 प्लस। बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। अभी तो सर्विस कह रही है 130 प्लस, लेकिन अभी आप देखिए चुनाव जैसी और पास आएगा तो 150 प्लस जाएगी। आपको चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव मैदान में, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको अपनी सीट के लिए भी, आप प्रचार के लिए लेट हो रहे हैं, आप निकलने वाले हैं, आपने बड़े व्यस्तम समय में समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये पूरी बातचीत, पूरा इंटरव्यू ललन टॉप का कैसा लगा? जयवर्धन सिंह की बातें आपको क्या लगी? इनके दावों और वादों का जो कितना आपको दम लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। वो देखिए उनका कैंपेन शुरू हो गया।